हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे और कार्बोक्सिलिक एसिड के भौतिक गुण एवं बनाने की विधियां हमने पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण। तो इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा दर्शाई जाने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं आती हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र आप सबको पता है, RCOH के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें एक तो एल्किल समूह है, एल्किल समूह, और दूसरा है COOH समूह। तो इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं इन दोनों समूहों द्वारा दर्शाई जाती हैं। तो फर्स्ट हम लिख सकते हैं एल्किल ग्रुप वाली रिएक्शंस, एल्किल ग्रुप की रिएक्शंस, ठीक है। दूसरी है सेकंड रिएक्शन COOH समूह की अभिक्रियाएं या COOH ग्रुप की रिएक्शन जो है वो। तो सबसे पहले फर्स्ट हम पढ़ते हैं एल्किल ग्रुप की रिएक्शन, एल्किल समूह की जो अभिक्रियाएं हैं वो। जैसे हम पढ़ रहे हैं एल्किल समूह की अभिक्रियाएं। तो देखो एग्जाम्पल कौन सी रिएक्शन इसमें हम पढ़ सकते हैं। तो एक है हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। तो एक रिएक्शन पढ़ते हैं, करंट पीछे आ रहा है, हैलोजन का क्या होगा, ऐड होगा, हैलोजन जुड़ेगा। तो देखो हैलोजन जुड़ेगा, किसकी जगह पे जुड़ सकता है। तो देखो एग्जाम्पल लें किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इसमें ये जो कार्बन है ये कैसा कार्बन है, अल्फा कार्बन। ये तीनों हाइड्रोजन कौन से हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो जब भी हम हैलोजनीकरण की बात करेंगे तो हमेशा अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन के द्वारा करवाएंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, अल्फा हाइड्रोजन की जगह हैलोजन ऐड हो जाएंगे। तो इस प्रकार की रिएक्शन जो होंगी वो कहलाती हैं हैलोजनीकरण अभिक्रिया। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल एक विशेष प्रकार की हैलोजनीकरण अभिक्रिया देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH2COH, इसका हम हैलोजनीकरण करवाएं क्लोरीन की उपस्थिति में, तो CH3CClH, यानी एक अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन जो था वो एक क्लोरीन के द्वारा किया गया। अब सेकंड स्टेप में ये आगे रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ में और क्या बनाएगा, दूसरे अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। तो क्या बनता है CH3CCl, ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है जिसमें दोनों अल्फा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो चुके हैं। याद रखना ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इसके 3 हाइड्रोजन जो है वो बीटा हाइड्रोजन है, ना कि अल्फा हाइड्रोजन। तो हैलोजनीकरण में केवल अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया जाता है। सेकंड है COOH समूह की अभिक्रियाएं। तो देखो COOH समूह की अभिक्रियाएं। अब ये भी 2 प्रकार से इंपॉर्टेंट है, ये इसके टोटल 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, देखो COOH समूह है, इस प्रकार से लिखा हुआ है COOH समूह। तो एक फर्स्ट रिएक्शन तो इसमें होंगी जो उसमें कंप्लीट COOH समूह भाग ले, तो वो कहलाएंगे संपूर्ण COOH समूह की अभिक्रियाएं। तो पहला हो गया संपूर्ण COOH समूह की अभिक्रियाएं, संपूर्ण समूह की अभिक्रियाएं। इसी के टाइप पढ़ रहे हैं अपन। तो फर्स्ट है संपूर्ण समूह की अभिक्रियाएं। सेकंड क्या है, तो देखो सेकंड में यदि ये बॉन्ड टूटे और OH का प्रतिस्थापन हो किसी और न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, यानी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे संपन्न हो सकती है, तो वो होगा कार्बोनिल
ऑक्सीजन यानी इस बॉन्ड के टूटने वाली अभिक्रियाएं। सेकंड टाइप। थर्ड टाइप कौन सा होगा, तो देखो COOH में यहां से H निकाल करके H+ के रूप में यहां से H निकल सकता है, यानी एक एसिडिक बिहेव कार्बोक्सिलिक अम्ल करता है। तो ये तीसरे प्रकार की अभिक्रिया, थर्ड टाइप की रिएक्शन इसमें हो सकती है। तो 3 प्रकार की अभिक्रियाएं हम COOH समूह की अभिक्रियाओं में पढ़ेंगे। सबसे पहले संपूर्ण समूह की अभिक्रियाएं, जिसमें कंप्लीट COOH समूह भाग लेगा। दूसरा OH यानी C और O बंध के टूटने वाली अभिक्रियाएं। तीसरी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध टूटेगा। तो देखो फर्स्ट लिखते हैं COOH समूह की संपूर्ण अभिक्रियाएं। इसको ऐसे बोलते हैं संपूर्ण COOH समूह की अभिक्रिया। संपूर्ण COOH समूह की अभिक्रिया। और इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं अपचयन, रिडक्शन। अब रिडक्शन कितने प्रकार से हो सकता है, तो देखो रिडक्शन के लिए हम बात करते हैं का किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, इसका रिडक्शन 2 प्रकार से होगा। एक तो होगा कंप्लीट रिडक्शन, एक होता है पार्शियल रिडक्शन। यानी एक तो संपूर्ण अपचयन, एक आंशिक अपचयन। तो संपूर्ण की बात करें तो संपूर्ण में सभी ऑक्सीजन यहां से हट जाएंगे और बनता है एल्केन। आंशिक की बात करेंगे तो एक ऑक्सीजन हट करके हमारे पास बनता है यहाँ पे OH, यानी एक अल्कोहल हमें प्राप्त होगा। तो इसमें तो जब हम बात करेंगे यहां से एल्केन बनाने की, जब बात करते हैं तो यहां हम कौन सा रिएजेंट यूज करें और इसके लिए कौन सा रिएजेंट यूज करें, तो इसको 2 प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है रेड फास्फोरस और HI वाली अभिक्रियाएं हमने पढ़ी हुई हैं। रेड फास्फोरस HI क्या करेगा, कंप्लीट रिडक्शन करेगा, और NaBH4 और LiLH4 जो है वो पार्शियल रिडक्शन करता है। तो देखो इसके एग्जाम्पल लिखें। एग्जाम्पल के लिए करते हैं, देखो फर्स्ट हम करते हैं रेड फास्फोरस एंड HI से। तो रेड फास्फोरस और HI से जब हम रिडक्शन करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखो एल्किल समूह को हम लिखते हैं CH3CH2COOH। इसका रिडक्शन करवा रहे हैं रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से दोनों ऑक्सीजन बाहर निकालने हैं, क्योंकि रेड फास्फोरस HI क्या कर रहा है, कंप्लीट रिडक्शन करता है। यानी कंप्लीट रिडक्शन का मतलब है उससे आगे रिडक्शन, उससे आगे अपचयन नहीं कर सकते। तो क्या मिलेगा, एक मिलता है हमें CH3CH2CH3, यानी एक प्रोपेन हमें प्राप्त होता, एक एल्केन हमें प्राप्त हो रहा है। किससे, प्रोपेनोइक एसिड से। बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड हम ले सकते हैं यहाँ पे LiAlH4, या फिर इसके अलावा चलें तो NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। इन दोनों के प्रेजेंस में क्या होगा, तो मान लो ये रिएक्टेंट है, इसी को हम इन दोनों के प्रेजेंस में अपचयन करवाएं LiAlH4 या NaBH4, इसमें से कोई एक रिएजेंट डालें तो क्या बनता है, तो देखो यहां से कंप्लीट रिडक्शन ना होकर के कैसा रिडक्शन होगा, पार्शियल या आंशिक। तो पार्शियल का मतलब है केवल एक ऑक्सीजन हटेगा, तो कौन सा, कार्बोनिल वाला, जिससे क्या मिलेगा, अल्कोहल। और अल्कोहल मिलता है CH3CH2CH2OH। एक प्रोपेनॉल हमें प्राप्त होता है, प्रोपेनॉल। तो याद रखें अपचयन की अभिक्रिया 2 प्रकार से पढ़नी है, रेड फास्फोरस HI से
कंप्लीट रिडक्शन और NaBH4 LaLH4 से पार्शियल रिडक्शन। तो देखो इसको, तो नेक्स्ट देखो, सेकेंड रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें कंप्लीट COOH समूह की रिएक्शन है सेकेंड, वो कौन सी है देखो, विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब क्या है, वियोजन करना किसका, कार्बोक्सिलिक समूह का, यानी CO2 यहां से माइनस निकालनी है। याद रखें, विकार्बोक्सिलीकरण में क्या निकलती है, CO2 गैस बाहर निकलती है। जैसे CO2 गैस को बाहर निकालने की रिएक्शन, जब भी यहाँ पर ऐसी कोई भी रिएक्शन आए जिसमें CO2 बाहर निकालनी है, तो एक रिएजेंट बहुत अच्छा होता है, क्या है, NaOH प्लस CaO, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। इसकी विशेषता है कि जब भी इसको किसी कंपाउंड में डालेंगे CO2 गैस को बाहर निकालता है। और देखो, जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की अभिक्रिया करवा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की अभिक्रिया सोडा लाइम से करवाते हैं, सोडा लाइम से करवाते हैं, तो क्या प्राप्त होगा, तो हमें यहां से CO2 गैस निकालनी है बाहर। तो देखो NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम से करवा रहे हैं, तो CO2 गैस बाहर निकलेगी सोडियम के साथ में, तो Na2CO3 यहाँ से बाहर निकलता है और दो अणु यहाँ पे काम में लेंगे। तो याद रखना, रिएक्शन में केवल NaOH को प्रोडक्ट में ऐड करना है, ये याद रखें। CaO का कोई योगदान नहीं है, केवल ये इस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करके रिएक्शन को आगे कैरी आउट करता है, लेकिन प्रोडक्ट में केवल NaOH को ऐड करना है, याद रखें। कैल्शियम का कोई प्रोडक्ट हमें प्राप्त नहीं होता। तो देखो CH3COONA, यहाँ से CO2 निकला, Na2CO3 यहाँ से हमें प्राप्त होता है, और H जो है वो किसके साथ जुड़ेगा, CH3 के साथ, यानी एक एल्केन हमें प्राप्त होता। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन को याद रखें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। NaOH प्लस CaO 2:1 इनका अनुपात होता है, और जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण से रिएक्शन करवाते हैं तो एल्केन प्राप्त होगा। तो देखो साथ में क्या निकल गया, Na2CO सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ अगर दो अणु लेते हैं तो 2 CH4 बनेंगे, एक लेते हैं तो 1 CH4। नेक्स्ट देखो, एक है कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया में क्या करना है, बिल्कुल वही सेम रिएक्टेंट लेंगे, कौन सा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन यहाँ पर हमें करवाना है, जिससे क्या प्राप्त होगा, एल्केन। और एल्केन के अलावा हमें यहाँ से CO2 गैस बाहर निकालनी है। तो देखो अच्छे से, इसका हम विद्युत अपघटन करवा रहे हैं जलीय विलयन का। तो जलीय विलयन में इसका हम विद्युत अपघटन करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो क्या मिलता है, CH3 दूसरे CH3 के साथ जुड़ करके एक एल्केन बनाएगा, ये अपना एक मेन प्रोडक्ट होगा, प्रमुख उत्पाद अपना CH3 एक एथेन है। फिर CO2 गैस बाहर निकलेगी, CO2 गैस बाहर निकलती है, उसके अलावा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकलता है और हाइड्रोजन। तो याद रखें, केवल मेन प्रोडक्ट को अपने को यहाँ पर देखना है अच्छे से कि मेन प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। तो मिलता है एक एल्केन, और एल्केन भी कौन सा, दो अणु यदि यहाँ पे लेते हैं तो 2 CH3 आपस में ऐड होकर के बनाते हैं एक एथेन। एथेन यहाँ पर हमें प्राप्त होता है।
इसको यदि संतुलित करें तो 2 H2O काम में आते हैं, 2 CO2, 2 NaOH बाहर निकलते हैं। इसकी प्रोसेस क्या है तो देखो, विद्युत अपघटन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? विद्युत अपघटन। और विद्युत अपघटन होता है तो हमें एक बात याद आती है क्या? एक तो एनोड और एक कैथोड। तो एनोड और कैथोड, तो एनोड पे क्या होता है सबको पता है, एनोड क्या करता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन की अभिक्रियाएं, कैथोड पे रिडक्शन की अभिक्रियाएं हम देखेंगे। इसको एक बार देखो, फिर इसकी प्रोसेस देखते हैं। देखो प्रोसेस, तो कोलबे विद्युत अपघटन विधि की मैकेनिज्म क्या है? तो हम देखें, एनोड अभिक्रिया, एनोड पर जो अभिक्रियाएं हैं वो, और कैथोड पर अभिक्रिया। तो एनोड पे क्या होता है? तो यहां लिख दें, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन, अपचयन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, यानी पॉजिटिव आयन यहां पर बनेगा। कैथोड का मतलब है रिडक्शन, यानी यहां हमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, तो पॉजिटिव से न्यूट्रल या न्यूट्रल से नेगेटिव कैथोड पर बनता है। तो देखो, सबसे पहले रिएक्शन होगी तो उसको यहां लिख देते हैं कंप्लीट रिएक्शन को, RCOO NaH इक्विलिब्रियम पे है तो है बनता है RCOO माइनस प्लस Na प्लस। दो आयन यहाँ पे हमें मिल रहे हैं इस साल्ट से, इस रिएक्शन के द्वारा। अब देखो, माइनस वाले समूह के द्वारा क्या किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग, क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच समूह है, और ये है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला। तो ये कहाँ जाएगा? एनोड के ऊपर, और ये जाएगा एनोड के ऊपर, और ये जाता है कैथोड के ऊपर। तो देखो, R फर्स्ट स्टेप में RCOO माइनस, इसके द्वारा RCO न्यूट्रल प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। यदि यहाँ पे दो समूह लें तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं। और क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है? ऑक्सीकरण। सेकंड है RCO न्यूट्रल समूह के द्वारा CO2 गैस बाहर निकलती है और मिलता है R रेडिकल। अब यदि यहाँ पे दो समूह है तो 2 CO2 निकलेंगी, और R रेडिकल दूसरे R रेडिकल से मिलकर के क्या बनाएगा? एल्केन। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड में क्या होता है? तो कैथोड पर H2O क्या है? टूटेगा तो बनता है H प्लस OH माइनस। OH माइनस किसके साथ निकलेगा? Na के साथ में निकल जाएगा, NaOH के रूप में। अब H क्या करें? तो H के साथ देखते हैं। अब यहां पर हम दो दो के रेशो में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हम यहाँ 2 लिखते हैं, 2, यहां से 2H प्लस निकलेंगे। ठीक है। अब देखो, 2H प्लस है, वो कितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं रिएक्शन में? 2 इलेक्ट्रॉन। इनको ग्राइंड करेंगे और क्या बनेगा? H2 गैस। तो ये टोटल कोल्बे विद्युत अपघटन विधि का जो मेथड है कि एनोड पर क्या अभिक्रिया होगी, कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगी, टोटल क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है। तो हमें प्राप्त होता है CO2 गैस, एल्केन, H2 गैस, उसके अलावा NaOH। तो इसको देखो एक बार, स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट है स्मिट अभिक्रिया। तो फोर्थ रिएक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, स्मिट अभिक्रिया। तो स्मिट क्या है? तो देखो, हाइड्रेजोइक अम्ल, हाइड्रेजोइक
अम्ल जो है उसकी उपस्थिति में करते हैं। हाइड्रोजोइक अम्ल क्या है? N3H। तो N3H के द्वारा, हाइड्रोजोइक अम्ल के द्वारा ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, जिसे बोलते हैं स्मिट अभिक्रिया, और इससे हमें 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। जैसे CH3COOH के द्वारा हम रिएक्शन करवा रहे हैं N3H के साथ में, तो CH3 के साथ में हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा क्या? तो देखो CH3 के साथ में ऐड करते हैं NH2 प्लस N2 गैस और CO2। तो ये रिएक्शन थी स्मिट अभिक्रिया। तो देखो इसको, देखो नेक्स्ट हमने COOH समूह की संपूर्ण अभिक्रियाएं पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे COH आबंध विदलन की अभिक्रियाएं। ठीक है, तो COH आबंध विदलन की अभिक्रियाएं हम अब पढ़ते हैं इसमें। तो देखो इनको, तो COOH में कई रिएक्शंस आती हैं। जैसे फर्स्ट हम पढ़ें PCl3 PCl5 SOCl2 से अभिक्रिया। तो देखो PCl3 से रिएक्शन पड़ी हुई है, PCl5 से SOCl2 कहाँ पड़ी है? तो देखो अल्कोहल की रिएक्शन में हमने पढ़ा है, बिल्कुल सेम रिएक्शन यहाँ पे होगी। OH समूह यहाँ से हटेगा और कौन आएगा? क्लोरीन। तीनों में क्लोरीन OH के द्वारा, OH समूह को क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे CH3COOH है। इसी की रिएक्शन देखते हैं हम। PCl3 से रिएक्शन करवाएं तो मिलता है CH3COCl। इसी की रिएक्शन हम करवाएं PCl5 के साथ में तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा, और इसी की रिएक्शन हम करवाएं SOCl2 के साथ में तो भी सेम प्रोडक्ट मिलेगा CH3COCl। तो प्रोडक्ट सेम मिलता है, लेकिन साथ में जो यहाँ से निकलेगा वो अलग अलग हमें प्राप्त होगा। वो क्या है? तो देखो PCl5 के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो प्राप्त होता है POCl3 प्लस HCl। PCl3 के साथ रिएक्शन करवाएं तो H3PO3 प्लस HCl यहाँ से प्राप्त होगा। उसके अलावा क्या है? तो देखो SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से SO2 गैस बाहर निकलती है। तो याद रखें, इन तीनों से रिएक्शन करके हमें प्रोडक्ट एक ही मिलेगा, लेकिन साथ में निकलने वाले जो प्रोडक्ट हैं, को प्रोडक्ट, वो अलग अलग होते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं एस्टरीकरण के लिए अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया देखो, सबसे इजी रिएक्शन है एस्टरीकरण, पड़ी हुई है। एस्टरीकरण को, एस्टर का निर्माण करना है। एस्टर का निर्माण करना है तो किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल से करवाएं। किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल से करवाएं कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में या टेम्परेचर की उपस्थिति में। तो यहाँ से जल का अणु बाहर निकलता है। याद रखें, H अल्कोहल से, OH कार्बोक्सिलिक एसिड से निकालना है। ये यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद हमें मिलता है RCOOR। ये क्या है? एक एस्टर। जल का अणु यहाँ से बाहर निकलेगा और एस्टर मिलता है, इसे बोलते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है इसी में एनहाइड्राइड का निर्माण। तो देखो थर्ड है एनहाइड्राइड का निर्माण। यदि दो कार्बोक्सिलिक एसिड को लें, दो कार्बोक्सिलिक एसिड लें और दो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसी कंसंट्रेट H2SO4
या P2O5 की उपस्थिति में, निर्जली कारक की उपस्थिति में, तो क्या होगा, तो एक तरफ से OH और एक तरफ से H निकल देगा और क्या मिलेगा हमें यहाँ से जल का अणु बाहर निकलने के बाद एक एनहाइड्राइड हमें प्राप्त होता है। इसे बोलते हैं एनहाइड्राइड। ये वाला समूह जो है ये एनहाइड्राइड कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एनहाइड्राइड का निर्माण करेंगे। थर्ड रिएक्शन इसमें पढ़ते हैं अमोनिया के साथ में रिएक्शन। फोर्थ है NH3 से रिएक्शन। तो NH3 से रिएक्शन करें, फोर्थ नंबर पर रिएक्शन है NH3 से अमोनिया से। तो अमोनिया से जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो RCOOH, इसकी अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें अमोनियम लवण प्राप्त होता है। तो अमोनियम लवण जो प्राप्त हुआ, ये अमोनियम लवण हमें प्राप्त हो गया। अब ये लवण जो है इसको गर्म करने पर यहाँ से जल का अणु बाहर निकलेगा और जल का अणु बाहर निकल करके ये ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, जल का अणु बाहर निकलेगा तो मिलता है RCONH2। इसको बोलते हैं एमाइड समूह। एमाइड हमें प्राप्त हुआ। अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखना, आगे काम आएगी। रिएक्शन कहाँ पे, जब हम साइनाइड का निर्माण करेंगे तब ये रिएक्शन हमें काम आएगी। तो देखो अच्छे से, एमाइड से हमें क्या बनाना है, साइनाइड। तो ये रिएक्शन तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। एमाइड स्टेबल कंपाउंड है, प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि इसको एमाइड को भी हम आगे यहाँ P2O5 निर्जली कारक से रिएक्शन करवाएं हाई टेम्परेचर पे, तो केवल P2O5 से रिएक्ट करवाना है, ना कि कंसंट्रेट H2SO4 से। तो इन सब से या एल्यूमिना से, इनसे रिएक्शन नहीं करेगा, केवल P2O5 से रिएक्शन करता है और यहाँ से H2O बाहर निकाल करके और साइनाइड बनाता है। ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, इसको याद रखें आगे। तो नेक्स्ट है इसी में, ये अमोनिया से अभिक्रिया है। तो एक बार देखो इसको, स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट है कार्बोनिल यौगिक का निर्माण, और ये अभिक्रियाएं भी हमारी पड़ी हुई है। कार्बोनिल यौगिक की निर्माण वाली अभिक्रिया, कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है। कार्बोनिल कंपाउंड कैसे बनाएं, तो देखो, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम लवण, यहाँ पे R लिख दें या यहाँ पे H भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ HH लिख सकते हैं, तो HH के बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल का हमने लिया है कैल्शियम लवण, और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं। जब इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, यानी शुष्क आसवन इसका करें, शुष्क आसवन करें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो CaCO3 यहाँ से बाहर निकलेगा, बताया हुआ है, माइनस CaCO3 और मिलेगा HCOOH, एक फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। बिल्कुल इसी को यदि हाइड्रोजन की जगह R लगा दें तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा हाइड्रोजन की जगह R लगाने से मिलेगा RCHO, दूसरा एल्डिहाइड। यहाँ पर भी R लगा दें तो मिलेगा RCO, R एक कीटोन। यानी तीनों प्रकार के कार्बोनिल कंपाउंड हमने इस रिएक्शन में बना सकते हैं और बनाए भी हैं। लास्ट जो पढ़ रहे थे हम कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण, जिनमें निर्माण वाली अभिक्रियाएं बनाने की विधियों में इसको पढ़ा है, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं OH बंध विदलन की अभिक्रियाएं। नेक्स्ट है OH बंध विदलन की रिएक्शंस, अभिक्रियाएं। ये कौन कौन सी हैं, OH का निकलना यानी H+ का निकलना का मतलब है अम्ल। तो अम्ल की किसी पदार्थ का कब पता चलता है कि वो अम्ल है, जब उसको किसके साथ रिएक्ट करवाएं, क्षार के साथ। तो इसकी सभी अभिक्रियाओं में हम
इसकी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन किसी क्षार से करवाते हैं जिससे हमें पता लगेगा कि ये एक एसिड है, यानी ये H+ दे सकता है। जैसे फर्स्ट रिएक्शन है धातुओं के साथ में रिएक्शन, तो धातुओं के साथ में रिएक्शन से क्या होगा, तो देखो फर्स्ट है धातु से रिएक्शन, तो धातु से रिएक्शन करवाते हैं RCOOH प्लस Na। तो जब धातु से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है Rc, यानी एक लवण हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, और लवण प्राप्त होता है तो साथ में क्या निकलेगा, H2 गैस। याद रखो 10th क्लास में दिया हुआ है किसी अम्ल या क्षार की अभिक्रिया धातु से करवाने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, फटफट की ध्वनि के साथ जलती है, ये सब 10th क्लास में दिया हुआ है। सेकंड है सेकंड रिएक्शन, किसके साथ में करवाएं जिससे पता लगे कि ये एक एसिड है, तो हम करवाते हैं कार्बोनेट के साथ में या बाई कार्बोनेट के साथ में, और कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ में करवाते हैं रिएक्शन CH3COOH प्लस Na2CO3। तो बिल्कुल सेम, इससे भी वही हमें प्रोडक्ट मिलेगा, क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण हमें प्राप्त होता है। बिल्कुल इसकी रिएक्शन यदि NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट से साथ में करवाएं तो भी हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण ही प्राप्त होगा, जिससे पता चलता है कि ये एक एसिड है, क्योंकि क्षार के साथ में रिएक्शन करके एसिड ही लवण बनाता है। और इस नेक्स्ट रिएक्शन है इसके लिए, तो देखो CO2 गैस इसमें बाहर निकलेगी, तो क्षार के साथ में रिएक्शन करवाएं तो देखो यहाँ पे क्षार के साथ में रिएक्शन करवाएं तो NaOH ले ले डायरेक्ट, क्या मिलेगा, तो Na हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेगा तो क्या मिलेगा, किसी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या मिलता है, 10वीं क्लास में पढ़ा है, क्या, लवण और जल। तो CH3COO Na+O- प्लस H2। तो ये सब अभिक्रियाएं थी कार्बोनिल समूह की, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्ल वाली अभिक्रियाएं, यानी OH बंध के टूटने वाली अभिक्रियाएं हमने पढ़ी है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता को आगे पढ़ेंगे, और तब तक आप इन रिएक्शंस को अच्छे से देखो।